और चलिए अब जानते हैं खबरें विस्तार से। हल्द्वानी की सबसे पहले बात करेंगे। पेट्रोल पंप पर मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये वीडियो कालाढूंगी रोड पर एक पेट्रोल पंप का बताया गया, जिसमें पेट्रोल पंप कर्मचारी से कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी कुछ धांधली कर रहा था, जिससे पेट्रोल भरवाने आए युवाओं को गुस्सा आ गया। उन्होंने इस बात का विरोध किया, लेकिन इस बीच पेट्रोल पंप कर्मचारी ने उनके साथ गाली गलौज की, जिस पर युवाओं को गुस्सा आ गया और उन्होंने कर्मचारी की पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो कुछ लोगों ने बनाया, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। और अगली खबर बागेश्वर से, जहां पर आबादी के बीच ही लगातार खड़िया खनन हो रहा है, जो कि अब विनाशकारी साबित हो रहा है। कांडा के ऐतिहासिक कालिका मंदिर में दरारें पड़ गई हैं और अब कुछ किलोमीटर दूर देवाल गांव के भी कई मकानों में दरार देखने को मिल रही है। गांव वालों के मुताबिक ये दरारें खड़िया खनन की वजह से आ रही हैं। गांव वालों के आंगन एक तरफ झुक गए हैं, मकानों में जगह जगह दरारें दिख रही हैं। हालात ये है कि डर के मारे इस इलाके से ग्रामीण पलायन करने को मजबूर हैं। कई लोगों का कहना है बार बार शिकायत की गई, प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। एक बार फिर से आबादी वाले इलाकों में खनन पर अब रोक लगाने की मांग उठाई गई। क्या देखने के लिए ये सब खान तब से लेके खनन ही हो रहा है, लगातार खनन इतना हो रहा है कि जमीन खेत तो जा ही रहे हैं, मकानों तक भी दरार पड़ गई। सबसे ज्यादा नुकसान तो हमारे मकानों के है और मकानों के नीचे से यहाँ पे जो है माइन लगी हुई है। हम तो यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन से मकानों के नीचे इतना बड़ा नुकसान ना किया जाए, ये गाँव में पहाड़ों में ये खनन बिल्कुल रोका जाए। तो उनमें दरारें आ गई हैं और धंसने लग गए हैं और नुकसान हमें आगे उम्मीद है कि आगे काफी नुकसान होने की उम्मीद है। क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट भी हैं, जिन अगर हम जाते हैं तो वो हमसे गाली गलौज करते हैं और मतलब जान से मारने तक की हमें धमकी देते हैं। और अगली खबर है पौड़ी से। यहाँ लैंसडौन के रिखणी खाल के इलाके में बाघ का आतंक देखने को मिल रहा है। बाघ ने 72 साल के बुजुर्ग को अपना निवाला बना लिया। बुजुर्ग के घर के पास ही वो खेत में काम करने गया था। इस दौरान बाघ ने बुजुर्ग पर झपट्टा मार दिया और निवाला बना लिया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने बुजुर्ग के शव को कब्जे में लिया। मामले में लैंसडौन विधायक दिलीप रावत का कहना है कि बाघ को नरभक्षी घोषित कर देना चाहिए। यहां पर लगातार लोगों में दहशत है इस बाघ को लेकर और बाघ शिकार की ताक में खेतों और आबादी की तरफ बार बार आ रहा है। कार्बन नेशनल पार्क नज़दीक है, इसलिए थोड़ा खतरा ज़्यादा बढ़ गया है और वो निरंतर दिन में भी दिख रहा है। तो मैं घटनास्थल पर रात ही पहुँच गया था और सारे प्रशासन को कह दिया। अभी मेरे वाइल्ड लाइफ चीफ से भी बात हुई है, उन्होंने कहा जितने भी संसाधन होंगे वो झोंक दिए जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि या तो अभी पिंजरा लग जाएगा और मारने की भी जो है उनको अनुमति मिल जाएगी, ऐसा लग रहा है। रुद्रपुर के छोटेपुरा गांव में रहने वाले गुरमीत सिंह उस वक्त हैरान रह गए जब गेहूं कटाई के वक्त उन्हें अपनी खेत में गुलदार के शावक दिखे। आसपास उनकी मां तो नहीं थी और शावक यहां पर अकेले पाए गए। आसपास के लोगों ने वन विभाग की टीम को शावकों की जानकारी दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम शावकों को ले गई। तो गेहूं के खेत में गुलदार के ये बच्चे शावकों को देखकर गांव वालों ने वन विभाग को जानकारी दी। हालांकि अब गांव वालों में इस बात को लेकर दहशत है कि अगर गुलदार अपने शावकों की तलाश में यहां आती है और शावक को यहां नहीं पाती है तो उसके बाद क्या होगा। रामनगर से आ रही खबर की अब बात करते हैं। यहाँ पर लैंड जिहाद का एक और बड़ा मामला सामने आया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में अवैध मजारों के खुलासे के बाद अब अवैध कब्रिस्तान पर बड़ा खुलासा हुआ, जो कि कॉर्बेट पार्क के अंदर बनाया गया। रामनगर के ढिकुली गांव की बात हो रही है, जहां पर मनीहारों के 2 कब्रिस्तान हैं। एक कब्रिस्तान जहां गांव में ही है तो दूसरा कब्रिस्तान कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर बना दिया गया। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के अंदर तकरीबन 1.5 एकड़ जमीन पर शवों को दफनाया जाता रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे समय से यहां पर कॉर्बेट के अंदर कब्रिस्तान है, जबकि प्रशासन का कहना है कि इस मामले में बात की जाएगी और बाघ के घर में शवों को दफनाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी।
तो ये कब्रिस्तान ऐसा नहीं है कि अचानक से कोई शुरू कर दिया, ये कम से कम सैकड़ों साल का वो है। अगर इसकी जांच की जाए, अगर यहाँ पर जो अवशेष हैं उनकी जांच की जाए तो ये सैकड़ों साल पुरानी कब्रें हमारी यहाँ पर हैं, हमारे बुजुर्गों की अस्थियाँ यहाँ पर मौजूद। लेकिन वर्तमान में वहाँ पर कोई भी ऐसा पक्का स्ट्रक्चर नहीं है, और अगर इसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी उसको गाँव वालों से वार्ता की जाएगी, प्रशासन से वार्ता की जाएगी। कब्रिस्तान के लिए अगर कोई दूसरी जगह मिल सकती है तो वार्ता करके कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से बाहर इस तरह की गतिविधियाँ करने के लिए उन्हें कहा जाएगा। इधर कांग्रेस में मची अंतरकलह और नेताओं की बीजेपी से बढ़ती नजदीकियों को भांप कर आखिरकार कांग्रेस आलाकमान को अलर्ट मोड पर आना पड़ा। कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर बतौर ऑब्जर्वर पूर्व सांसद पीएल पुनिया प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव को साथ लेकर आज देहरादून पहुंचे, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या, विधायक प्रीतम सिंह ने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। राजपुर रोड पर एक होटल में पूर्व सीएम हरीश रावत, विधायक ममता राकेश, विधायक वीरेंद्र जाति, तमाम जो लोग थे इन्होंने अनौपचारिक मुलाकात यहां पर की। और मुलाकात के बाद पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि निकाय और लोकसभा चुनाव नजदीक हैं, पार्टी ने एक अनुभवी व्यक्ति को भेजा है और इसका फायदा उन्हें मिलेगा। उन्होंने कहा कि उन्हें जब बातचीत के लिए बुलाया जाएगा वे भी बातचीत करेंगे। पुनिया 17 अप्रैल को दिल्ली लौटने वाले हैं। रविवार को वे कांग्रेस के सभी आला नेताओं से अलग अलग बातचीत के बाद जिलाध्यक्षों से भी बात करेंगे, विधायकों से अलग बात की जाएगी। विवाद तो हर पार्टी में है। कल ही आपने देखा खजानदास जी के संग जो उनके कार्यकर्ताओं ने किया, जो झगड़ा हुआ है, हालांकि कुछ पोर्टल्स ने दिखाया लेकिन मुख्य समाचार से वो गायब हो गया। उसी तरीके से अनिल डब्बू जो पूर्व मंत्री बीजेपी के, उनको एफआईआर कल करनी पड़ी एक आदमी की अपनी पार्टी के। तो लेकिन ये चीजें दूसरों को नहीं दिखाई दे रही। कांग्रेस में क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है, आपस अपनी बात रखने की स्वतंत्रता तो यहाँ ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो मैं पुनिया जी के आगमन को एक सामान्य घटना मानता हूँ और मैं उनका स्वागत करने के लिए आया था और मैंने उनसे स्वागत कहने के बाद अब निकल रहा हूँ और मैंने उनसे कहा है कि कभी कोई बात होगी तो मुझसे बात कर, मुझे बता दो। है भी इस तरह की बात, नाराजगी वाली बात है तो बंद कमरे में सब बातें होनी चाहिए। लेकिन बड़े नेता है, बात हुई है, पुनिया जी आए हैं, आपस में घर का झगड़ा घर में ही है, आपस में हो जाता है, जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खटकते हैं, बैठ के सब ठीक हो जाएगा। देहरादून में युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जहां पर कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और कार्यक्रम में बच्चों ने कई कार्यक्रम भी पेश किए। पहाड़ की संस्कृति से जुड़े हुए कार्यक्रम बच्चों की ओर से पेश किए गए। सीएम धामी ने कहा कि बच्चों से उन्होंने ये बात कही कि किसी भी काम को पूरी मेहनत से करें और लगन से करें। जिस दिशा में भी आप जाना चाहें या जो आप अपने लिए चयन करें, उस क्षेत्र में सबसे आगे रहना, सबसे अच्छा काम करना और पूरे मनोरथ के साथ काम करना, सबसे आगे रहना, सबको रास्ता दिखाना, सबको दिशा दिखाना और जो भी काम मिले उस काम को इतने बढ़िया तरीके से करना कि लोग कहें कि ये सर्वोत्तम काम इनके द्वारा किया गया है। इधर केदारनाथ यात्रा के दौरान अक्सर गुप्त काशी से सोनप्रयाग तक लैंडस्लाइड की वजह से यात्रियों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस जाम से निजात पाने के लिए लोगों को भी रोजगार से जोड़ने के लिए अब सरकार ने बड़ी योजना तैयार की है। और इसी को लेकर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। केदारनाथ यात्रा रूट पर जल्द ही 2200 करोड़ की लागत से एक बाईपास रोड तैयार की जा रही है, जिसमें सोनप्रयाग से कालीमठ तक करीब 8 किलोमीटर लंबी टनल और कालीमठ से गुप्तकाशी तक डबल लेन हाईवे तैयार किया जाएगा, जिसके बाद पूरी यात्रा में वन वे प्लान लागू होगा और जाम का जाम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक सुझाव दिया था कि आप रामबाड़ा से सड़क को ले जाएं और कालीमठ से वापस लाएं, तो वो प्रोजेक्ट स्वीकार हो गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उसमें उन्होंने सोनप्रयाग से 7.5 किलोमीटर की सुरंग के रास्ते सड़क जाएगी और यहाँ डबल लेन बनेगा कालीमठ वाले रास्ते में, तो ये हमको पार्किंग की समस्या नहीं आएगी।
इस बाईपास रोड से स्थानीय जनता के साथ ही यात्रियों को भी फायदा मिलेगा। यात्रियों को जाम से निजात के अलावा मां काली मठ, रुच महादेव जैसे अन्य मंदिरों के भी आराम से दर्शन होंगे। वहीं इस सर्किल से काली मठ वैली में भी रोजगार के मौके बढ़ेंगे। तो इसमें एक प्रपोजल ये है कि हम लोग, क्योंकि सोनप्रयाग से केबल कार का स्टेशन बनेगा आगे जाके, और वहीं से लोग केबल कार के माध्यम से केदारनाथ जाएंगे और वहाँ पे सफिशिएंट पार्किंग व्यवस्था भी हमारे पास है। तो सोनप्रयाग को काली मठ वैली में किसी पर्टिकुलर गांव में जहाँ भी सर्वे हो सके निकल सकता है, वहाँ पर टनल के माध्यम से कनेक्ट किया जाए और वहाँ उस वाले रास्ते को आने के लिए और इस वाले रास्ते को जाने के लिए यूज किया जाए, जिससे निश्चित तौर पे करीबन 2 से 3 हजार परिवारों को सीधा रोजगार प्राप्त होगा ही होगा। हमें रोड कंजेशन और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफी सहायता मिलेगी। अक्सर यात्रा शुरू होते ही सरकार के सामने ट्रैफिक मैनेजमेंट सबसे बड़ी चुनौती होती है, लेकिन अब गुप्त काशी सोनप्रयाग रूट पर लंबे जाम से निजात पाने के लिए बाईपास का मास्टर स्ट्रोक प्लान तैयार हो चुका है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। चारधाम यात्रा में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्रदेश सरकार ने करीब 350 करोड़ का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज दिया है। इसमें यात्रा मार्गों पर 5 अस्पतालों के अपग्रेड करने के लिए 147 करोड़ की मांग की गई है। इसके अलावा यात्रा ड्यूटी में तैनात होने वाले डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को भी प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए सरकार ने केंद्र से अलग से पैकेज देने का अनुरोध किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मैंने एक पूरा प्रेजेंटेशन जो है देश के स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने रखा और लगभग 500 करोड़ रुपए की हमने डिमांड की उनसे और 350 करोड़ रुपए की हमने TPR उनको भेज दी है और उनको सैद्धांतिक उनकी स्वीकृति भी हो गई है उसमें। इधर टिहरी में चारधाम यात्रा के घनसाली केदारनाथ रूट को ठीक करने का काम तेज हो चुका है। घनसाली केदारनाथ रूट पौराणिक रूट है और 2013 की आपदा में इसी रूट से यात्रियों को निकाला गया था और इसे ऑल वेदर प्रोजेक्ट से जोड़ने की अब मांग की जा रही है। चारधाम यात्रा में भारी संख्या में इस रूट से यात्रियों की आवाजाही होती है। चारधाम यात्रा के पहले और दूसरे पड़ाव यमुनोत्री गंगोत्री धाम में दर्शनों के लिए पर्यटन विभाग स्लॉट व्यवस्था लागू करने जा रहा है। दोनों ही धामों में प्रतिदिन पहुंचने वाले तीर्थयात्रियों की संख्या काफी ज्यादा होती है। ऐसे में दर्शनों के लिए उन्हें लंबी लाइन में अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। तीर्थ यात्रियों को लंबे समय तक लाइन न लगाना पड़े, इसके लिए पर्यटन विभाग इस बार पंजीकृत तीर्थ यात्रियों के लिए स्लॉट व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यमुनोत्री धाम में जानकी चट्टी में तो गंगोत्री धाम में पार्किंग के पास स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था होगी। उत्तराखंड सरकार अब मानस खंड यानी कि कुमाऊं के मंदिरों पर फोकस करने जा रही है और इसमें पहला काम जागेश्वर में होने वाला है। 2500 साल पुराने जागेश्वर धाम के डेवलपमेंट के लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया गया है। सरकार की अब कोशिश है कि काम का शुभारंभ पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों करवाया जाए। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम का उल्लेख स्कंद पुराण और शिव पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक जागेश्वर धाम में करीब 125 छोटे बड़े मंदिरों का समूह है। यहाँ बने नायाब मंदिर फिलहाल आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की देखरेख में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मानस खंड को प्रमोट करने की योजना के तहत जागेश्वर धाम का मास्टर प्लान तैयार किया गया है, जिसके तहत यहाँ पर केदारनाथ की तर्ज पर सुविधाएं जुटाई जाएंगी और जहाँ पर जरूरत हो मंदिर स्ट्रक्चर को मजबूती भी प्रदान की जाएगी। कोशिश की जा रही है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो। सारी चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करते हुए ये लोग मास्टर प्लान तैयार करेंगे। जैसे ही एक रफ ड्राफ्ट तैयार होता है तो समस्त जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ हम लोग एक मीटिंग करते हुए इसको फाइनल करेंगे। हिंदू मान्यता के मुताबिक जागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी करते हैं। पिछले कुछ सालों में जागेश्वर धाम में आने वाले श्रद्धालु और टूरिस्टों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसीलिए अब यहाँ पर मास्टर प्लान लाने की भी जरूरत महसूस की गई।
हालांकि मंदिर के आसपास रहने वाले कई पुजारी और कारोबारी इस बात को लेकर परेशान हैं कि कहीं उनका आशियाना तो नहीं छीन जाएगा। विस्थापित तो लोग ये करने जा रहे हैं, लोगों को यहाँ से जागेश्वर को खाली करना चाह रहे हैं, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग यहाँ पे पुजारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग हैं और अन्य लोग हैं जिनके पास एक एक घर है और सदियों से यहाँ पर रह रहे हैं अपने परिवार के साथ और मंदिर में 3 कालों की पूजा करते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि हम पहले व्यवस्थापित किया जाए और हमारी रोजी रोटी को नहीं छीना जाए और उसके बाद जो है मास्टर प्लान लागू हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि पुनर्निर्माण में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाएगा। जागेश्वर धाम में भगवान शिव की पूजा के साथ साथ भगवान विष्णु और सूर्य देव को भी प्रमुख रूप से पूजा जाता है। माना जा रहा है कि मास्टर प्लान लागू होने के बाद जागेश्वर धाम आने वाले सालों में टूरिस्ट के लिहाज से आकर्षण का बड़ा केंद्र बनेगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। पंतनगर यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर मनमोहन चौहान को कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति का भी अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया है। ये बड़ी जानकारी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कुलपति एनके जोशी ने श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कुलपति बनने के बाद इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब अगली नियुक्ति तक के लिए डॉक्टर चौहान को कुमाऊं यूनिवर्सिटी का प्रभार सौंपा गया है। नए वीसी की तैनाती हुई है कुमाऊं यूनिवर्सिटी में। पंतनगर यूनिवर्सिटी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का कुलपति बनने के बाद इस्तीफा इन्होंने दे दिया था, जिसके बाद अब अगली नियुक्ति तक के लिए डॉक्टर चौहान को कुमाऊं यूनिवर्सिटी का प्रभार सौंपा गया है। डॉक्टर मनमोहन चौहान जिन्हें यह अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उत्तराखंड में लगातार कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में मरीजों की संख्या, नए मरीजों की संख्या 108 है, जबकि एक की मौत की भी खबर आई। राज्य में इस वक्त 283 कोरोना के एक्टिव केसेस मौजूद हैं, जिसमें अकेले देहरादून से 53 संक्रमित मिले हैं, जबकि उत्तराखंड में कोविड की जांच बेहद कम हो रही है। शुक्रवार को केवल 592 सैंपल की जांच की गई, जिसमें से 108 लोग संक्रमित पाए गए और एक कोरोना मरीज ने अपनी जान गंवा दी। प्रदेश में अभी एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 283 पहुंच गया है और 8 लोग अब भी अपनी जान गंवा चुके हैं। प्रदेश में पर्याप्त तैयारी कोविड को लेकर स्वास्थ्य विभाग की फिलहाल दिख नहीं रही है, जबकि आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। अपनाने के लिए जो गाइडलाइन भारत सरकार ने SOP जारी की है उसका पालन करें, भीड़भाड़ में जाने से बचें, मास्क का उपयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। गर्मी के साथ ही अब राज्य में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होने लगा है, लेकिन इस सब के बीच कोरोना के मामले भी बढ़ने लगे हैं और अस्पताल टेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसे में हालात थोड़े गंभीर दिख रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना संकट फिर सामने खड़ा है। अस्पतालों में मरीजों की लाइन लगी हुई है और पर्यटक स्थलों में पर्यटकों की भीड़ बढ़ी है, लेकिन सरकार मरीजों की कोरोना टेस्टिंग से बच रही है। राज्य की सरकारी अस्पतालों की OPD में इलाज को आने वाले ज्यादातर मरीजों का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि कई बड़े अस्पतालों में तो वेंटिलेटर तक खराब पड़े हुए हैं। हालांकि सरकारी अधिकारी तैयारी पूरी होने का दावा कर रहे हैं और जैसे जैसे मरीज बढ़ेंगे तो उनकी मात्रा भी, तो उनकी ICU फेज्ड मैनर में जैसे होगा वैसे बढ़ाने की वो तैयारी है। वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में हैं, मतलब बहुत हैं, मतलब उसके बाद भी रह गए हैं। करीबन आज भी 150 से ऊपर वेंटिलेटर्स और हैं और जो पहले DRDO के हैं वो भी वहाँ रखे हुए हैं, जरूरत पड़े नीड भी सब हैं, तो उसमें किसी पर कोई कमी नहीं है। राज्य में करीब 300 कोरोना मरीज इस समय बेड पर हैं। पिछले 24 घंटे के अंदर एक मरीज की मौत भी हो चुकी है। भले ही सरकार के मंत्री इस वायरस को हल्का करार दे रहे हैं, ये थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हो रही है, परंतु जो हमने कोविड की डोज लगा ली है वो बहुत अच्छा काम कर रही है। हल्का फुल्का आके 7 दिन का आराम करके वो अपने आप निकल जा रहा है, ये अच्छी बात है।
लेकिन कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर ने जो तांडव मचाया था उसके बारे में सोचकर ही लोग परेशान हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। इधर उत्तरकाशी में दिवंगत आईटीबीपी जवान कृष्ण कुमार के घर आईटीबीपी अलवर राजस्थान से अधिकारियों की टीम पहुंची और बोंगा गांव जाकर कृष्ण कुमार नेगी के परिवार को 25 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक सौंपा। जवान के परिवार को ये मदद केंद्रीय कल्याण हितकारी फंड से दी गई है। बोंगा निवासी कृष्ण कुमार आईटीबीपी के सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज अलवर में तैनात थे और साल 2022 में अवकाश के दौरान उनका आकस्मिक निधन हो गया। परिवार में उनकी मां, पत्नी और 3 बच्चे। देहरादून पुलिस लाइन में फायर वीक का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें डीजीपी अशोक कुमार के साथ अन्य अधिकारी भी शामिल हुए और इस दौरान कर्मचारियों ने कई तरह की डेमो दिखाई कि कैसे आग पर काबू पाया जा सकता है और कैसे जल्दी से जल्दी आग को बुझाया जा सकता है। वहीं डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि कुछ उपकरणों की जरूर कमी है, लेकिन उसे ठीक करवाया जा रहा है और वर्ल्ड बैंक की मदद से संसाधन जुटाए जा रहे हैं। आग से उत्तराखंड के जंगलों को हर साल बड़े पैमाने पर नुकसान होता है, लेकिन इस नुकसान के आकलन का तरीका दशकों पुराना है। और हैरानी की बात तो यह है कि आग की चपेट में अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो उसकी कोई कीमत नहीं आंकी जाती। देखिए, गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर जंगल धधकने लगे हैं। 147 घटनाओं में 213 हेक्टेयर एरिया में जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। वन विभाग ने इससे हुए नुकसान का आकलन 7 लाख रुपए किया है, लेकिन ये आकलन बहुत कम है, जो प्रति हेक्टेयर में आग लगने, पेड़ के जलकर गिरने के हिसाब से तय होता है। हैरानी की बात यह है कि जो वाइल्ड लाइफ और बेशकीमती वनस्पतियां इस आग से प्रभावित होती हैं, इस नुकसान में उसका आकलन शामिल ही नहीं है। यानी कि वन विभाग पेड़ की तो कीमत आंकता है, लेकिन अगर कोई जंगली जानवर मर गया तो उसकी वो कोई कीमत नहीं आंकता। नहीं, वाइल्ड लाइफ का तो कोई वैल्यू इस तरह का नहीं है और वो तो हमारे लिए जो है मतलब बहुमूल्य है। वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव, इस प्रकार का जो आकलन का हमारा अभी क्राइटेरिया है या जो आदेश है उसमें वन्य जीव सम्मिलित नहीं है। हालांकि अब विभाग को भी लगने लगा है कि आकलन का तरीका सटीक नहीं है। इसके लिए अब नया फार्मूला खोजा जा रहा है। तो अभी वो रिसर्च की कार्रवाई जो है पूर्ण नहीं हुई है, तो जैसी वो रिपोर्ट आएगी फिर हम उसका परीक्षण भी करेंगे। अभी जो हमारा ये वैल्यूएशन क्राइटेरिया है 2020 का हमारा एक आदेश है, उसके हिसाब से जो है हम लोग ये वैल्यूएशन जो है प्रभागीय वन अधिकारी करते हैं। उत्तराखंड के जंगलों की आग से अभी तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। आग बुझाते हुए पिथौरागढ़ में एक महिला भी झुलस चुकी है। हर साल इंसानों की जान जा रही है। एक बार फिर से आग का तांडव शुरू हो चुका है। चिंता वाइल्ड लाइफ एरिया की भी है, जहां अभी तक आग लगने की 14 घटनाएं हो चुकी हैं। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। और फिलहाल यहां रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।